द्रोणाचार्य को शायद लगा हो कि अगर ये ऐसा ही करता रहा तो खुद भी मुसीबत में फंसेगा और मेरा भी नाम खराब होगा। आज भी गन के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। आज भी एनडीए कैडेट और एक उग्रवादी जो सड़क पे खुद से गन प्रैक्टिस कर रहा है, उनमें अंतर होता है आज भी। तो ये आज भी पेटेंट राइट्स होते हैं। आज भी साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि इस आदमी को गन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप तीर चलाना सीख सकते हो, लेकिन गुरु के मदद के बिना दिव्यास्त्र चलाना तो सीख ही नहीं सकते हो। द्रोणाचार्य अर्जुन को श्रेष्ठ नहीं बनाना चाह रहे थे। अर्जुन ने अपने आप को प्रूफ किया उनको कि आई डिजर्व टू बी द बेस्ट। एकलव्य ने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, गुरु की अवहेलना की, गुरु के बात को इग्नोर करके अपने हिसाब से उसने एक अनसिस्टमैटिक नॉलेज को हासिल किया और खुद को द्रोणाचार्य का शिष्य बतलाया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम फिर से एक बार माइथोलॉजी से रिलेटेड एक डिस्कशन लेने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर जिसको महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, लेकिन इसका बहुत छोटा सा हिस्सा हमको पता है। और इस कैरेक्टर का नाम है दोस्तों एकलव्य। और दोस्तों, एकलव्य का जो कैरेक्टर है वो जनरली जब हम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि द्रोणाचार्य जी ने एक ऐसा काम कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था और सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। और दोस्तों, आज के ही इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं फिर से एक बार एक एक्सपर्ट के साथ में। और ये वही एक्सपर्ट है जिन्होंने हमारे चैनल पे बहुत बार वैल्यू ऐड किया है। सो टुडे आई वेलकम अगेन मिस्टर विवेक दत्त मिश्रा जी, जो एक ऑथर है, एक कवि है और एक माइथोलॉजिकल टॉक्स के ऊपर में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ एकलव्य। वेलकम विवेक सर ऑन वैल्यूएशन वंस अगेन एंड आई होप यू आर फाइन। Yes, very much. And thank you, Harshvardhan, for inviting me again. डेफिनेटली सर, इट्स ऑलवेज अवर प्लेजर। सर, आज मैं आपके साथ मेरे उन व्यूअर्स के दिल की बात करना चाहता हूं और एक ऐसे पात्र की बात करना चाहता हूं जिसके ऊपर लोगों के दिल में बहुत सिंपैथी है और लोगों को लगता है कि महाभारत में ये कैरेक्टर है जिसके साथ में एक्चुअल में अन्याय हुआ था, और वो कैरेक्टर है सर एकलव्य का। सर, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे समान लोग जिनको एक्चुअली एकलव्य के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता, हमको सिर्फ इतना पता है कि एक दिन द्रोणाचार्य जी के आश्रम में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है एकलव्य और वो बोलता है कि भाई हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। और द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि मैं आपको आपका शिष्य नहीं बना सकता। फिर उसके बाद वो द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाता है, उनकी पूजा करता है और उनको गुरु साक्षी मानकर अपनी कुछ प्रैक्टिस करता है और उससे इतना अच्छा धनुर्धर बन जाता है कि वो ऐसे ऐसे काम कर सकता है कि जिससे द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित हो जाए और उनके बदले उनका अंगूठा मांग लिया जाता है। तो सर, ये जो पात्र है जिसके बारे में हम यही से एंट्री जानते हैं, और मतलब वो आता है आश्रम में, इस पॉइंट से हम एंट्री जानते हैं और उसका अंगूठा काट लिया जाता है, इस पॉइंट से हम एग्जिट जानते हैं। तो सर, इसके पहले की एक स्टोरी हम जानना चाहेंगे, ये जो बीच में जो हुआ एकलव्य के साथ में, क्या ये सही हुआ गलत हुआ, इसके ऊपर सर आपकी मत जानना चाहेंगे। और उसी के साथ साथ सर, इसके बाद एकलव्य का क्या हुआ, इसके ऊपर भी सर अगर आप कुछ लाइट दे सके तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल भी है और महाभारत को समझने के लिए जरूरी भी है। महाभारत को नहीं, शायद आज को समझने के लिए भी एक बहुत ही जरूरी सवाल है। लेकिन थोड़ी देर के लिए एकलव्य के पास्ट और फ्यूचर को भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके। और उसी घटना पर चलते हैं जो सभी लोग जानते हैं, ताकि सभी लोग एकलव्य से जहां कनेक्टेड है वहीं पर कनेक्टेड रह पाए। ओके। तो मेरा भी कुछ प्रश्न उस पर है। मतलब इसको आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको क्या लगता है क्यों एकलव्य का द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांगा? सर, एक जो सर्वसामान्य सबको पता है कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, इसलिए उनका अंगूठा मांगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके परमिशन के बिना उनको देख देख के जो भी सीख रहा था तो ये भी शायद सही नहीं था, शायद उसके लिए अंगूठा मांगा होगा। तो अब पहले प्रश्न पे चलते हैं कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे और एकलव्य का इसलिए उन्होंने अंगूठा मांग लिया। लेकिन एक और फॉलोअप क्वेश्चन है यहां पर, वो अर्जुन को क्यों सबसे धनुर्धर बनाना चाहते थे? मतलब क्या कारण था
और किस आधार पे क्या रीजन रहा होगा कि अर्जुन जो अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि एकलव्य उससे भी ज्यादा जानता है, क्या कारण है कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे? मैं आपको 3 और व्यक्ति देता हूं जिनको सर्वश्रेष्ठ बनाने में द्रोणाचार्य का ज्यादा फायदा था। अश्वत्थामा, उनका अपना बेटा, इनफैक्ट उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी को प्यार किया तो अपने बेटे को प्यार किया। द्रुपद से अपमानित हुए अपने बेटे के लिए, अब शिष्यों को भेजा द्रुपद से लड़ने के लिए अपने बेटे के लिए, तो अपने बेटे को सबसे ज्यादा पसंद करते थे और बेटे को सिखा भी रहे थे। तो एज ए फादर वो एकलव्य से अर्जुन से ज्यादा अश्वत्थामा को श्रेष्ठ बनाना चाहेंगे, जो बहुत कॉमन सेंस से समझ में आता है। दूसरा माने सेकंड पोजीशन के लिए 2 दावेदार हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन, क्योंकि दोनों के राजा बनने का चांस है। एक करंट केयरटेकर किंग का बेटा है, दूसरा पुराने सुप्रसिद्ध लोकप्रिय राजा का बेटा है। दावेदार भी है, सबसे बड़ा दावेदार भी। हाँ, अब शायद इन दोनों में से ही कोई दावेदार होगा, जिस भी कारण से। तो अगर एक सेल्फिश द्रोणाचार्य को हम लोग देखते हैं, जो जहां से इस प्रश्न को का आता है मूल, तो उन्हें अश्वत्थामा को श्रेष्ठ बनाने का सोचना चाहिए था प्यार में पड़कर। दुर्योधन या युधिष्ठिर को लालच में आके। अर्जुन को बनाने का तो कोई फायदा ही दिखता नहीं है मुझे। तो ये एक सवाल जो बार बार उठता है कि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवाया, तो सवाल ये कि अश्वत्थामा का क्यों नहीं कटवाया, ये कर्ण का क्यों नहीं कटवाया? कर्ण भी का भी तो कटवा सकते थे, वो भी शिष्य बनने के लिए आए थे, उनका शिष्य था भी, उसका अंगूठा नहीं कटवाया, तो फिर एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवाया? एकलव्य का ही क्यों? वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ था, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ था। लेकिन अगर फिर से वही प्रश्न है, अगर उनको सर्वश्रेष्ठ किसी को बनाना है तो अर्जुन को बनाने का कोई कारण था, मतलब एक कारण तो होना चाहिए कि एक तीसरे बेटे को, राजा के तीसरे बेटे को, जिसका दूर दराज तक राजा बनने का कोई संभावना नहीं है। युधिष्ठिर बन सकता है, दुर्योधन बन सकता है, एक और लेवल नीचे जाए तो भीम बन सकता है, सेकंड ब्रदर। अर्जुन को क्यों श्रेष्ठ बनाना चाहते थे? जब वो श्रेष्ठ अभी नहीं था तो उनको फायदा क्या होने वाला था? जैसे क्या कारण थे सर? मजेदार कारण ये कि वो ऐसा एटलीस्ट ओरिजिनली नहीं चाहते थे। ओके। इनफैक्ट उनका ओरिजिनल आइडिया था कि वो अपने बेटे अश्वत्थामा को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने छोटे से ट्रिक्स को भी यूज किया। जब उस समय के आश्रम में आप सिर्फ क्लास नहीं अटेंड करते थे, आप गुरु की सेवा भी करते थे, गुरुकुल में हाथ भी बटाते थे। उस समय द्रोण सभी बच्चों को पानी भरने के लिए भेजते थे और अश्वत्थामा को वो घड़ा देते थे, बड़े मुंह वाला, और बाकी लोगों को सुराही देते थे, छोटे मुंह वाला, जिसमें पानी भरने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, कुछ मिनट का फासला होगा, जिसमें अश्वत्थामा पहले घर लौटेगा और उसको कुछ 2-4 बातें एक्स्ट्रा सिखा पाएंगे जो बाकी चूंकि आए नहीं वो नहीं सीख पाएंगे। अर्जुन ने देख लिया, उसे कंप्लेन नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी जल्दी जल्दी घड़ा अपना भरने लगा और अश्वत्थामा के साथ पहुंचने लगा। तो गुरु नहीं चाहते हुए भी उनको थोड़ा शिक्षा ज्यादा देना पड़ा, जो उनके अपने प्लान में नहीं था। राइट। अब सेकंड चीज आता है कि द्रोणाचार्य ने अपने कुक को, रसोइये को बोला था कि अर्जुन को कभी भी रात में मत खाने देना। ये उस समय के लिए एक रहस्य था कि ऐसा क्यों बोला, अंधेरे में, रात अंधेरे में खाने मत देना। एक दिन अर्जुन खा रहा था, हमेशा जब वो खाता था तो दिया जला होता था, आंधी आई, दिया बुझ गया और अर्जुन खाता चला गया। और तब तक उसको रियलाइजेशन हुआ, बुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ कि अंधेरे में भी उसका हाथ उसके मुंह तक आ रहा है बिना
गलती की है। तब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि अगर वो खाना अंधेरे में खा सकता है तो तीर भी अंधेरे में चला सकता है। और यही कारण था कि द्रोणाचार्य जी ने मना किया था कि ये जो बुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हो जाए। यानी कि उन्होंने पहले कोशिश की कि अर्जुन श्रेष्ठ नहीं बने, उन्होंने इनफैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट भी किया, लेकिन जो उस ऑब्स्ट्रक्शन को पार कर जाए वो अपने गुरु को भी इंप्रेस करेगा और वो आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढ ही लेगा। तो अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ बनना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। राइट। वो किसी कोइंसिडेंस की बात नहीं थी। तो फिर से वापस चलते हैं एकलव्य पे। ओके। कि अगर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाना चाहते थे और अर्जुन ने कुछ करके अपनी कैलिबर को बार बार प्रूफ करके उन्हें मजबूर कर दिया कि तुम अपने बेटे को भी सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाओ, मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाओ, तो उनको एकलव्य से क्या परेशानी थी? वो निषाद था इसलिए, लेकिन श्री राम के परम मित्र थे निषादराज गुहा। उनके गुरुकुल के मित्र, यानी कि गुरु निषादों को शिक्षा देते थे, कोई जाति प्रथा नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई अगर ट्राइब से आया तो उसको नहीं सिखाएंगे। तो आपने उनको केवल ट्राइबल होने के चलते नहीं सिखाया। ये भी जो कॉमन मिसकंसेप्शन है वो मिसकंसेप्शन है। राइट। उसके आगे कुछ नहीं है। तो इन दोनों के बाद भी प्रश्न वहीं के वहीं रह जाता है कि ठीक है, इसके लिए भी नहीं छोड़ा, उसके लिए भी नहीं छोड़ा, लेकिन छोड़ा। अब इसमें दो चार महत्वपूर्ण सवाल हैं। हम लोगों के देश में भी आतंकवाद और नक्सल का बहुत बड़ा समस्या है आज के तारीख में। बहुत सारे नक्सल्स हैं। एक एनडीए के कैडेट और एक नक्सल में मूल अंतर क्या है? एक एनडीए के कैडेट और एक नक्सल में मूल अंतर क्या है आपके हिसाब से? एक रूल दोनों 14-15 साल की उम्र में सीखते हैं। राइट। दोनों को गन चलाना आता है और एक शायद एक नक्सल ज्यादा अच्छा गन चला सके। तो वहां अंतर कहां पे है? एक रूल्स फॉलो करते हैं, दूसरा रूल्स फॉलो नहीं करते। एक रूल्स फॉलो करते हैं, दूसरा फॉलो नहीं करते हैं। मैंने एक को डिसिप्लिन है, दूसरे को नहीं है। ये इस प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण मतलब राज या हिंट आप बोलिए छुपा हुआ है जब कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। राम क्यों? कार्तिकेय क्यों नहीं, जो कि देव के सेना नायक हैं? और कोई क्यों नहीं? शस्त्रधारियों में मैं राम क्यों हूं? क्योंकि राम को यह भी पता था कि शस्त्र कब नहीं चलाना है। ब्रह्मास्त्र था, लेकिन समुद्र के सामने प्रार्थना करते हैं, उनको शस्त्र रोकना आता है। और दिनकर जी अपने रश्मि रसी में कहते हैं, सीमित रख सके जो खड़क को, पास उसी को आने दो, नहीं किसी अनेक को खड़क उठाने दो। जो कंट्रोल कर सके। इसके लिए सिर्फ आपको हथियार कितना एक्सपर्ट वे में आप चला पाते हैं, ये खासियत नहीं हो सकती है। जैसा मैंने कई बार पहले भी चर्चा में कहा कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वॉरियर बन जाए जरूरी नहीं है। तो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और एक वॉरियर के बीच में क्या डिफरेंस है? साइकोलॉजी का। कहीं उसके डर से उसके हाथ से हथियार चल तो नहीं जाएगा, कहीं हथियार रहते भी डर के भाग तो नहीं जाएगा, कहीं हथियार इसलिए गुस्सा में तो नहीं चला देगा। इसलिए जब आप एनडीए में भर्ती होते हैं तो आपसे बंदूक चला क्यों नहीं चेक करते हैं कि आपको चलाना है कि वो तो सिखाएंगे। वो आपका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं, कंट्रोल सिखाया जाता है। ये देखते हैं कि कहीं आपके साथ भी पावर करप्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं आप पावर के नशे में पागल तो नहीं हो जाएंगे। मैं आपको एक अपने लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, काफी इंटरेस्टिंग था। मैं उस समय पुणे में रहता था और मेरी बेटी बहुत छोटी थी। उसको एक स्कूल में एडमिशन कराना, नर्सरी में एडमिशन कराना था, पहला स्कूल। तो एडमिशन के टेस्ट के लिए बुलाया उसको। मैंने उन लोगों ने बोला कि कमरे में बच्चे खेल रहे थे, बोले कि वहां छोड़ दो उनको।
मैंने छोड़ दिया। 15-20 मिनट तक वो खेलती रही, कोई भी टीचर या सुपरवाइजर उसके पास नहीं आया, उसे कुछ नहीं पूछा। 15 मिनट खेला, जाने दे दिया, मतलब घर जाओ, हो गया। जबकि कोई भी नहीं आया उनके उसके पास। मुझे बहुत आश्चर्य लगा, मतलब हम लोग प्रिपेयर करवा के ले गए थे, राइम्स सिखा कर ले गए थे, बतला कर ले गए थे कि तुम्हें क्या क्या बोलना है, नहीं पूछा। तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों का कुछ है ही नहीं, वो लेंगे ही नहीं। लेकिन एक हफ्ते के बाद कॉल आ गया कि वो सेलेक्ट हो गए हैं। अब मेरे मन में पहला जो क्वेश्चन आया कि इन्होंने सबको ही देने वाले थे, मतलब ये सिर्फ ये प्रोपेगेंडा था, केवल दिखावा था। क्योंकि आपने किस बेसिस पे सेलेक्ट कर लिया मुझे उसको, दूसरे को किस बेसिस पे रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। तो मैंने कोऑर्डिनेटर से पूछा कि ये क्या, तो उन्होंने स्माइल करके मुझे बोला कि काम कीजिए, प्रिंसिपल से बात कर लीजिए। प्रिंसिपल वाज समवेयर अराउंड लेट 60s और अर्ली 70s लेडी। मैं उनके पास गया अपने सवाल को लेके, उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट समझ के बहुत जोर से डांटा, सीरियसली बहुत जोर से डांटा। बोला आपको क्या लगता है कि आप लोग स्मार्ट हैं और मैं मूर्ख हूं, और ये 5 साल का बच्चा मुझे एक राइम सुना के कन्विंस करेगा कि वो कैपेबल है कि नहीं कैपेबल है। मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, मुझे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये बोल रहा है आज आपकी बच्ची बोल देगी एक राइम्स तो एक्सपर्ट हो जाएगी, और एक दूसरा बच्चा जो एक्सपर्ट है लेकिन वो राइम्स नहीं बोल पा रहा है, आज उसको मूड नहीं है, तो फिसड्डी हो जाएगा। तो मैं देख रही हूं बहुत सारी चीजों को, मैं उसके मॉडल स्कूल को देख रही हूं कि वो एनवायरमेंट में कितना आराम से है, वो दूसरे बच्चों के साथ कुछ कर रहा है कि नहीं। तो मेरा भी तो एक्सपीरियंस कुछ है, और यही चीज मैंने एनडीए की कोशिश मैंने भी की थी, आर्मी में ज्वाइन करने की, नहीं कर पाया था। वहां पर जब हम लोगों को रिजेक्ट करके भेज रहे थे तो उन्होंने बोला हम आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट नॉट सेलेक्टिंग यू। राइट। लेकिन आप बोलिए जो भी, जब आप रिजेक्ट होते हैं तो रिजेक्ट ही दिखता है। राइट। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोला कि देखिए इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से बहुत सारे जवान पास हुए, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर बने, कुछ एक जनरल भी बने, कुछ एक को परमवीर चक्र भी मिला। क्या वो किसी का नाम पता है? हम लोग को नहीं पता था। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों का नाम बोलता हूं आपको जो यहां से रिजेक्ट हुए हैं। राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन, अंबानी, वो यहां से रिजेक्ट होके गए हैं। उस दिन मुझे जो भी लगा, आज मुझे लग रहा है कि सही हुआ। शायद मैं वहां के लिए नहीं बना था, आज मैं जहां हूं खुश हूं, सक्सेसफुल हूं, कुछ पॉजिटिव कर रहा हूं। तो इन सभी में एक चीज कॉमन है कि एक आदमी जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो समझ सक रहा है कि आप किस काबिल हैं, किस काबिल नहीं है, उसने आपको इवैल्यूएट किया। क्यों सेलेक्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया इस इंफॉर्मेशन, इस अनुभव के साथ जो मेरे पास नहीं था। चाहे मेरी बेटी का सिलेक्शन हो, या मेरा रिजेक्शन हो, या अमिताभ बच्चन जी का रिजेक्शन हो, राइट। उन्होंने किया। तो क्या ये इतना कठिन है सोचना समझना कि द्रोणाचार्य भी इतने विद्वान गुरु थे कि उनको एकलव्य में कुछ कमी नजर आई हो और उन्होंने उस कमी के चलते उसको रिजेक्ट कर दिया हो सकता है। तो ये तो है कि मैं कोई साक्ष्य नहीं दे रहा हूं, आज के समाज से मिलाकर उस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उनके गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनको लग रहा होगा कि ये लड़का किसी और काम के लिए बेहतर हो सकता है। हाँ, क्योंकि तीर चलाना उस जमाने में भी आपके लाइफ का नेसेसरी स्किल नहीं था, ये एक वोकेशनल था। राइट। ये नहीं था कि आपको बेसिक एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। राइट। हाँ, मतलब जो गदाधारी था वो भी तीर चलाना जानता था। अब साइंस पर आते हैं तो जो गन के मैनुअल्स होते हैं, जब आपको कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है तो गन के मैनुअल को, गन को असेंबल करने को, डीअसेंबल करने को, सेफ्टी प्रोटोकॉल को पढ़ाता है। और उस समय दिव्यास्त्र हुआ करते थे। आप तीर चलाना सीख सकते हो, लेकिन गुरु के मदद के बिना दिव्यास्त्र चलाना तो सीख ही नहीं सकते हो।
क्योंकि उसके लिए मंत्र चाहिए था। राइट। तो कुछ भी करके एकलव्य कितना भी बढ़िया तीर चला पाता, वो तीरंदाज बन सकता था, वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन ही नहीं सकता था अगर उसका अंगूठा नहीं भी काटा जाता तो। वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं बन सकता था, क्योंकि उसको मंत्र कोई देने वाला नहीं था। वो मंत्र जो दिव्यास्त्र को चला सके, तो सिर्फ तीरंदाज बन सकता था, उसके आगे नहीं। उसका ऐसे भी कैरियर स्कोप नहीं बन पा रहा था अगर द्रोणाचार्य ने उसको रेप कर दिया है। तो क्वेश्चन है फिर अंगूठा क्यों मांग लिया? अब क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य ने पहले दिन उसका अंगूठा नहीं मांगा। वो जाता है, जब एक दिन कौरव राजकुमार लोग जाते हैं तो उनके साथ उनका कुत्ता जाता है, जो कहानी बहुत फेमस है, और वो कुत्ते को 7 तीर ऐसा मारता है कि कुत्ते का मुंह बंद हो जाता है और खून एक बूंद भी नहीं गिरता। खून एक बूंद भी निकलता। बहुत अच्छी तरह मैंने कहा कि वो सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बन सकता था, सर्कस में काम कर सकता था, शायद प्रश्न योद्धा बनने का था। उनके पास कौरव लोग जाते हैं, कुरु कुमार जाते हैं, पांडव जाते हैं, पूछते हैं कि तुमने क्यों इनका मुंह बंद, तुम कौन हो? तो बोलता है मैं द्रोण का शिष्य हूं। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आईआईटी में जाने की कोशिश करता हूं, नहीं पास कर पाता हूं। मैं खुद से खुद को सेल्फ कोचिंग देता हूं, सारे आईआईटी के पेपर में मास्टरी कर लेता हूं, मैं कर सकता हूं, करस्पॉन्डेंस कोर्स करता हूं, यूट्यूब देखता हूं, सब चीज को सीख जाता हूं। तो क्या इससे मुझे ये राइट मिल जाता है कि मैं अपने आप को आईआईटी का एल्यूमिनाई बोल सकूं? अब आईआईटी इज लेसर प्रॉब्लम। मैं एनडीए नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं गन चलाना सीख जाता हूं, और मैं बोलता हूं कि मैं आर्मी का कर्नल हूं, बैज लगा लेता हूं, आर्मी के कर्नल का कपड़ा पहन लेता हूं। फिर क्या होगा? आज के इंडियन लॉ, आज के इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्या होगा? आपको जेल डाल दिया जाएगा फॉर ट्रीजन। एकलव्य क्या कर रहा था? वो खुद को द्रोण का शिष्य बतला रहा था, खुद को सर्टिफाई कर रहा था कि गुरु द्रोण का शिष्य है। आफ्टर जब द्रोण ने उसको एक्सप्लिसिटली बना कर दिया कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। अब थोड़ी देर के बाद द्रोण के पास वो कोई भी बुद्धि नहीं थी कि उनको साइकोलॉजी नहीं समझ में आता था। उन्होंने अकारण ही, ये अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ही उसको शिक्षा देने से मना कर दिया। थोड़ी देर के लिए वो तर्क भी मान लेते हैं। तो क्या द्रोण को इसका राइट नहीं था? मतलब आज के डेट में जिसको आप पेटेंट बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट बोलते हैं, द्रोण की अपनी एक लर्निंग है, उन्होंने उस पर अपना स्पेंड किया है। क्या बिना कारण अकारण द्रोण किसी को रिजेक्ट करने का भी राइट नहीं रखते हैं? आज तो हर कंपनी पेटेंट में डिसाइड करती है कि मैं किसको अपना पेटेंट यूज करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। राइट। तो अगर द्रोण ने अकारण ही सही ये बोल दिया कि मैं शिक्षा नहीं दूंगा तुम्हें, तो भी एकलव्य को कोई राइट नहीं बनता है कि वो उनके उसको खुद को उनका शिष्य बतलाए, उनका ब्रांड यूज करे। बिल्कुल उनका ब्रांड, क्योंकि उस समय गुरु की अपनी गुरु ही यूनिवर्सिटी थे। गुरु का नाम से गोत्र का नाम आता था। राइट। गुरुकुल से गोत्र हमारे यहां था। राइट। आपके फादर से ज्यादा बड़ा पहचान अपना गुरुकुल था। राइट। द्रोण का शिष्य, अगर द्रोण ने उस पर चुप रह जाते हैं तो एकलव्य लाइफ में हर कुछ जो करता है द्रोण वो द्रोण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ही इज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। हाँ, वो जाकर गलत तरह से यूज कर देता है, किसी का आक्रमण कर देता है। लोग तो ये बोलते हैं कि द्रोण के शिष्य ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो पूरे गांव को यही बता रहा है कि भाई मैं तो द्रोण का शिष्य हूं। हाँ। और यहाँ पे आपने सही बोला कि अनऑथराइज तरीके से वो बता रहा है कि मैं द्रोण का शिष्य हूं। नंबर 1, अगर थोड़ा भी हम लोग कॉमन सेंस लगाएं तो द्रोण एक विद्वान ऋषि थे, शिष्यों को पहचानते थे, कर्ण को भी शिक्षा दिया था, सभी को पहचानते थे, और उन्होंने निर्णय लिया कि कर्ण को, एकलव्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस में कर्ण को फेल कर रहे थे। उनको दिख रहा था, सॉरी कर्ण एकलव्य को, वो फेल कर रहे थे। उनको दिख रहा था कि ये आदमी मेरे शिक्षा के योग्य नहीं है। ओके। और उसको जाने दिया, लेकिन उसने उनके नाम का मिसयूज किया, फॉर्जरी, इंपर्सनेशन, बेसिकली सर्टिफिकेट ही बनवा ली, विच मेक्स कि अब द्रोण उसके लिए
एक तरह से रिस्पॉन्सिबल भी हैं, और यहां पे दोनों विक्टिम है। लोग इस बात को नहीं गौर करते, दोनों विक्टिम है। आप उनके नाम को मिसयूज कर रहे हैं, और द्रोण 1000 साल बाद भी विक्टिम है, क्योंकि आप आज द्रोण को विलेन बना रहे हैं। यहां पे एकलव्य की गलती पर नहीं बात कर रहे हैं, सही द्रोण की गलती पर बात कर रहे हैं। तो द्रोण जैसा आदमी जो अपने बेटे से ज्यादा अर्जुन को श्रेष्ठ बना रहा है, आप उसको एक तरफ से सेल्फिश बना के आप बोल रहे हैं कि उसने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया, लेकिन एकलव्य ने गलत किया, उसने उनका नाम यूज किया जबकि उन्होंने एक्सप्लिसिटली मना किया हुआ है, तब वो गलत नहीं हो रहा है। दूसरा चीज जहां पर अब क्वेश्चन आता है, महाभारत में मतलब चूंकि कहानी आगे पीछे जाती है तो एकलव्य का पहला वर्णन यहीं पर से आता है, लेकिन आगे चल के पीछे की कहानी से ऐसा भी चर्चा आता है कि वो निषाद राज का बेटा था, मैंने कोई गरीब आदमी नहीं था, निषादों के राजा का बेटा था। तो ऐसा भी गरीब नहीं था कि उसको लोगों ने, और जबकि यह भी बोला जाता है कि जब द्रोणाचार्य ने गुरुकुल खोला तो उसमें अलग अलग जगह से वृष्णिवंशी, यदुवंशी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पांडवों और कौरवों के शिक्षक थे। तो कोई बहुत प्रैक्टिकल कारण नहीं था उसको शिक्षा नहीं देने का उस समय, अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी। लेकिन क्या द्रोण इतने बड़े साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट थे कि वो ये डिसाइड कर पाए कि एकलव्य सही है या गलत है? उसका कुछ हिंट मिलता है, मतलब एग्जैक्ट श्लोक आपको शायद नहीं मिले, लेकिन कुछ हिंट मिलता है। उसका पहला हिंट आपको वहां पर मिलना चाहिए जबकि द्रोण के मना करने के बाद भी एकलव्य ने उनकी बात काटी और अपना शिक्षा जारी रखा। वो वहां पर उनको इग्नोर करके आगे बढ़ता है। और दूसरा, जहां उस प्रश्न पर आता हूं जहां जो आपने पूछा कि उसके बाद एकलव्य का क्या हुआ। एकलव्य का उसके बाद महाभारत में सिर्फ 2 और वर्णन है, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण वर्णन है। दूसरा वर्णन है कि जब राजस्व यज्ञ करते हैं युधिष्ठिर और सम्राट बनते हैं इंद्रप्रस्थ में, तब वहां पर एकलव्य को उनका जूता लेके खड़ा बतलाया जाता है। मतलब जब सब लोग, राजा का कोई झंडा उठाकर खड़ा है, कोई उनका धनुष उठाकर खड़ा है, तो एकलव्य जूता उठाकर खड़ा है। और यह भी वर्णन है कि भीम और नकुल ने अलग अलग निषादों को हराया है। अब इन दोनों में से किसने हराया है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जितना वर्णन है उसके हिसाब से भीम ने हराया है, क्योंकि वो जिस दिशा में जा रहा था पूर्व की ओर भीम ने गया था, और पूर्व की ओर ही मगध ही था जिनसे एकलव्य का नजदीकी था, जो आगे अगले तीसरे संदर्भ में पता चलता है। और यह पता चलता है कि एकलव्य बार बार जरासंध के मरने के बाद, अगेन बहुत स्पष्ट कोरिलेशन प्रमाणिक अध्याय में नहीं है, लेकिन और जो पुराण सबसे आता है कि जरासंध के मरने के बाद उसके मरने का बदला लेने के लिए एकलव्य बार बार द्वारका पर अटैक करता है, जिसको आप आज के नक्सल और टेररिस्ट अटैक से कंपेयर कर सकते हो। छापामारी जैसा करके वहां के प्रजा को मारता है। और मतलब स्टेट वार फ्रंट नहीं करता, गुरिल्ला अटैक्स हो रहा है, बार बार निर्दोष पब्लिक मारे जा रहे हैं। और उसका तीसरा वर्णन आता है घटोत्कच वध पर्व में, जब कृष्ण इन्फॉर्म करते हैं अर्जुन को कि मैंने एकलव्य का वध किया है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण क्लू है। कृष्ण कौन है? जो धर्म का रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं, जिनका अपना उद्घोषणा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, साधुओं का रक्षा करने के लिए, उनका त्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म को स्थापना करने के लिए मैं बार बार आऊंगा। उन्होंने एकलव्य का वध किया, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि महाभारत में चूंकि और ज्यादा डिटेल में वर्णन नहीं है ही नहीं,
राइट। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एकलव्य कुछ तो ऐसे अधर्म में लगातार बना रहा, जो कि महाभारत में नहीं लेकिन बाकी पुराण सबसे आता है, कि बार बार द्वारका पर हमला करता रहा और धर्म का स्थापना करने के लिए कृष्ण उसका वध कर देते हैं, जो महाभारत के युद्ध के पहले ही हो जाता है। मतलब राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध के बीच में कहीं पर उसका वध होता है, जिसका एग्जैक्ट डेट और टाइम मेंशन नहीं है। तो अब इसको रेट्रोस्पेक्शन में अगर आप देखें, इससे पीछे जाएं, तो अगेन उस लिखा हुआ नहीं, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़कर 2+2 को कोरिलेट करें, तो मैं बोलूंगा कि द्रोणाचार्य का एकलव्य से अंगूठा मांगना एक तरह का दया दिखलाना था, कंपैशन था, कि इसी बहाने कम से कम वो अपने विनाश की तरफ दौड़ेगा नहीं। अगर अंगूठा कट जाएगा, एक तो उसने गलती किया, तो शायद वो वहां जाने से बच जाए जहां पे द्रोण उसको जाता हुआ देख रहे थे। जो भी एनालिसिस साइकोलॉजिकली, जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस से उनको लग रहा था कि ये जहां पहुंचेगा, जहां वो फाइनली पहुंचा। तो दिक्कत क्या है कि हमारे यहां जब एकलव्य कहानी सुनाते हैं, तो द्रोण के अंगूठा कटने के समय एकलव्य गुरु भक्ति का प्रकाष्ठा हो जाता है और द्रोण जातिवाद के जहर हो जाते हैं। ओके। और कहानी खत्म हो जाती है। उसके दिक्कत है कि उसके आगे की कहानी अगर बतलाई जाए कि कृष्ण ने उसका वध किया, जैसे उन्होंने नरकासुर का वध किया, जैसे उन्होंने कंस का वध किया, तो लोगों के पास ये एक सवाल खुद से आना शुरू हो जाएगा कि इसने ऐसा क्या किया, आखिर इन दोनों में गलती क्या किसकी थी। लेकिन ये कहानी को यहीं पर रोक दी जाती है। ठीक अंगूठा कटने के बाद एजिफ की अंगूठा कटने के साथ ही एकलव्य गायब हो गया। जैसे आपको एंट्री एक पॉइंट पे होती है और एग्जिट एक पॉइंट पे होती है हमारी इमेजिनेशन में, कि आश्रम में आए और अंगूठा कटे, गायब हो गए। हाँ, तो उस भाग को छुपा दिया जाता है, क्योंकि उस भाग के आने से आपको एक ज्यादा होलिस्टिक, एक संपूर्ण परिभाषा मिल रहा है। आपको यह मिल रहा है कि एकलव्य के अंगूठा कटने का कारण जातिवाद नहीं हो सकता है, शायद जातिवाद नहीं हो, शायद द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो राक्षस थे, क्योंकि कुछ लोग अब ऐसा ही पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। क्रूर नहीं थे, मतलब हमें तो वो, और अर्जुन शायद इतना पंगु नहीं था, इतना पहेज या इतना कमजोर नहीं था कि उसको बड़ा करने के लिए एकलव्य के अंगूठा काटने की जरूरत पड़ती। अब एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है, अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची, जिसका मतलब होता है एम्बिडेक्स्ट्रस। ओके। वो दोनों हाथ से बराबर कैपेबिलिटी से तीर चला सकता था, दाहिने हाथ से भी चला सकता था और बाएं हाथ से भी चला सकता था। ठीक है, तो ये काम तो एकलव्य भी कर सकता था ना, उसका एक ही अंगूठा काटा, दोनों तो काटा नहीं था। राइट। ठीक है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने कभी भी किसी को तीरंदाजी करते हुए देखा है? हाँ। एक बार आंख बंद करके आप सोचिए, और आप लोग भी सोचिए, क्या आपने किसी को अंगूठे से तीरंदाजी करते हुए देखा है? वो इससे तीरंदाजी करते हैं, इससे उनको एम नहीं मिलता है, इन दोनों उंगली से तीरंदाजी होती है। ओके। आप गौर करके देखिए, किसी भी ओलंपिक वाले को देखिए कि वो तीरंदाजी करते समय अंगूठे का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके। तो अंगूठा कटने से तीरंदाजी पे कैसे असर पड़ता है, ये क्वेश्चन रह जाता है आगे। तो वो एक सिंबॉलिक पनिशमेंट था या उसको हैंडीकैप करने की, मतलब उसकी कैपेबिलिटी को कम करने की कोशिश थी? ओके। तो बेसिकली सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर उसका अंगूठा नहीं भी होता तो भी एक अच्छा तीरंदाज बन सकता था? अर्जुन, चलिए दो चीज मानते हैं, हो सकता है कि हम ये आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं कि शायद उस समय लोग अंगूठे से चलाते थे, लेकिन उसका दूसरा अंगूठा था और अर्जुन सव्यसाची बना क्योंकि वो दोनों हाथ से तीर चला सकता था। राइट। तो ये काम एकलव्य भी कर सकता था, लेकिन उसमें वो भीम से भी हारता है, तो ये क्लियर हो जाता है कि वो उतना बड़ा तीरंदाज भी नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि अगर उसका अंगूठा नहीं भी कटा होता तो भी उसके सर्वश्रेष्ठ
योद्धा बनने की कोई संभावना थी ही नहीं अगर द्रोण जैसे गुरु उसको शिक्षा देने से मना कर देते। क्योंकि पूरे अस्त्र शस्त्र तो क्योंकि इसे मिलता है। अस्त्र का सिर्फ तीर चलाना एक योद्धा को योद्धा नहीं बना सकता है। राइट। उसको निडर बनाना भी जरूरी है, उसको मंत्र देना भी जरूरी है, और उसको संस्कार देना भी जरूरी है। हम लोग आज भी इंडिया में गन के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हर आदमी गन नहीं ले सकता है, और लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस की तरह इजीली नहीं मिलता है। तो उस समय भी एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जरूरत थी कि हर कोई तीरंदाज नहीं बन सकता है, क्योंकि हर कोई बनेगा तो नक्सल वाली समस्या होगी। राइट। मुझे आपसे तकलीफ होगी, मैं आपको गोली मार दूंगा। राइट। तो उस समय भी था कि आप हर किसी को हथियार नहीं दे सकते हैं। तो एकलव्य को टेस्ट पास करना था जो वो पास नहीं कर रहा है। मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मिनिमल एलिजिबिलिटी आप वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं उसके पास राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन सिर्फ बेसिक पर होता है। राइट टू एजुकेशन में मुझे गन चलाने का लाइसेंस मुझे नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने पहले भी कि कॉन्स्टिट्यूशन उस समय नहीं था, तो गुरु को परिभाषा तैयार करनी है, और उनकी परिभाषा में आप नहीं खरे उतर रहे हैं। आप तीरंदाज बन सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि अगर आप तीरंदाज बन जाएंगे और आपको तीर कब नहीं चलाना है पता ही नहीं है, जैसे एक अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में घुसता है, उसको निकलना नहीं पता है, वो मारा जाता है। अब एकलव्य को भी अधूरा ज्ञान मिलने वाला था, छुप के, उसके मरने की संभावना ही ज्यादा थी। तो अगर आप बोले कि नहीं वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाता, अब देखिए कर्ण का अंगूठा नहीं कटा कभी, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो वो भी नहीं चला पाया। तो अंगूठा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपको एक सिस्टमैटिक इथिकल एजुकेशन की जरूरत थी, जो द्रोण ने उसको देने से मना कर दिया, जो मैं गिनता हूं कि साइकोलॉजिकल था। आज के समय में भी यही होता है। अगर आप आईआईटी कंपीट नहीं कर पाते हैं, एनडीए कंपीट नहीं कर पाते, तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरे राइट टू एजुकेशन का हनन हुआ है, मुझे नहीं देके मेरे साथ उन लोगों ने बेईमानी की है। और ना आपको यह अधिकार बन जाता है कि आप उनके नाम को मिसयूज करके फोर्स डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू कर दें, और आप ये करेंगे तो आज भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। शायद आज आपको जेल मिले और आप एक अंगूठे से ज्यादा लूज करें अपने लाइफ में। आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, आपको डीवार कर दिया जाएगा, लॉयर बन जाता है, आपको डीवार कर दिया जाएगा। तो मुझे और कोई नजर नहीं आता है कि द्रोणाचार्य के पास दूसरा कुछ ऑप्शन था भी अदर देन पनिशिंग। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि उसमें कोई भी कास्ट एंगल नहीं था? क्योंकि मतलब मैं हमारा जो भी डिस्कशन अभी तक हुआ है, जिससे मुझे समझ में आया, मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्योंकि वो ट्राइबल था उसके साथ एक अन्याय हो गया, तो एंगल नहीं था। क्योंकि निषाद राज गुहा को श्री राम के मित्र थे, गुरुकुल में थे, राइट, तो निषादों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा कोई एंगल नहीं था। ऐसा कोई एंगल नहीं था। और अगर हम देखा जाए तो जैसे कर्ण भी द्रोणाचार्य के शिष्य रह चुके हैं, तो कास्टिज्म वाला बहस उस समय पे नहीं था, जो बाद में शायद आपके बहुत सारे दर्शक इस बात के लिए तैयार नहीं हो मानने को, टीवी को देख देख कर कि कर्ण द्रोणाचार्य के शिष्य थे, वो मानेंगे कि शायद द्रोणाचार्य ने उनको रिजेक्ट किया था। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मैं भी उस पर लाइन पर जाऊं, शायद कभी कर्ण पर चर्चा हो तो ज्यादा विस्तार से होगी। अभी के लिए बतला सकता हूं कि हाँ, अब मतलब प्रमाणिक ग्रंथ के हिसाब से कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दिया था। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए वो नहीं भी माने और थोड़ी देर के लिए ये भी मान ले कि कर्ण भी नीची जाति के थे, तो ये हम लोग नहीं भूल सकते हैं कि कर्ण लगभग कॉलेज के पास आउट होने के बाद से अपनी जिंदगी के अंतिम दिन तक राजा बन के रहे, और किसी ने उनके राजा बनने पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हाँ, चलिए मतलब ये मान भी लेते हैं कि अगर वो मतलब उस कैटेगरी में आते कि जहां पर वो तो अपर क्लास में नहीं है, फिर भी उनको लोगों ने राजा माना और आखिरी तक राजा वो रहे, तो उनका राज्य करना कोई ऐसा मतलब वैध नहीं था, मतलब अवैध नहीं था, विदुर दासी पुत्र थे, राइट। फिर से आप उनको नीची जाति का बोलेंगे, लेकिन हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। हाँ, पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री थे। आज के जाति के विभाजन के हिसाब से कृष्ण भी कोई अपर कास्ट नहीं थे। सही बात है, वो भी यादव थे, वो अवतार थे,
राइट। वेद व्यास मछुआरे के बेटा थे, राइट। भगवान वेद व्यास कहे जाते हैं। राइट, राइट। इनफैक्ट पूरे महाभारत में एक भी जगह पे मैंने अपने 30 साल के स्टडी में जाति शब्द नहीं सुना है। राइट। वो वर्ण होता था, वर्ण होता है जो और आपको परशुराम ब्राह्मण थे, पूरी जिंदगी में 21 बार क्षत्रिय को सहारा है, अस्त्रधारियों में महान नाम है उनका। Right. महाभारत में बार बार उनका वर्णन आता है। राइट। आपके पास विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे और ब्रह्म ऋषि कहे जाते हैं। राइट। तो हम लोग के यहां ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप उस जाति, उस सिस्टम से बाहर नहीं आ सकते हैं। आप अपना वर्ण चेंज कर सकते हैं अगर आप में वो कैलिबर है, आपने क्वालिटी है। हाँ, लेकिन उसके चेंज होने के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको प्रूफ करना होगा। देखिए, जैसा मैं समझता हूं, जाति इस तरह से बनी कि शुरुआत में कभी भी जब सिस्टमैटिक एजुकेशन नहीं है, तो आज की तरह यह अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि आपको कॉलेज में हर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आप जो चाहो पढ़ लो। वही बात। आपकी पहली शिक्षा घर में होती थी। तो जो घर में सिखाया जा रहा है वही आप सीखते तो हो। आपके पिताजी को वैद्य हैं, दवा जड़ी बूटी देखते हैं, आप जंगल में उनके साथ जाते हैं, आप भी जड़ी बूटी देखना सीख लेते हैं। सही बात। आज भी एक डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, हाँ। और एक आर्मी वाला चाहता है उसका बेटा आर्मी वाला बने, और वो देखता भी है। मतलब जरूरी नहीं क्यों बने, लेकिन अगर आपको उस मोल्ड से बाहर आना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। राइट। विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र आसानी से नहीं बन सकते थे। उनको कई बार कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, कई बार मेनका से वो धोखा खाते हैं। राइट। और तब विश्वामित्र बनते हैं। तो परशुराम को 21 बार क्षत्रिय को संहार के वो विष्णु अवतार कहलाते हैं। राइट। तो आपको अगर सीधे रास्ते पे नहीं चलना है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। डेफिनेटली जो हमारे आप चोरी करके शॉर्टकट बना के आप चाहें क्या बने, तो जो था कि आपको शिक्षा दिया जा सकता है, एकलव्य को भी मिल सकता है, कर्ण को भी मिल सकता है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं। आप चोरी करके, झूठ बोल के शिक्षा लेंगे तो आपको वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका इथिकल एजुकेशन नहीं प्राप्त किया है। नहीं, और एक लॉजिक ये भी बनता है सर यहाँ पर कि एकलव्य को अगर द्रोणाचार्य ने मना कर दिया तो किसी और गुरु के पास जाके भी रिक्वेस्ट कर सकता था, और उसने वो ना करते हुए तो इन दोनों की जब आप शॉर्टकट में जाते हैं, अर्जुन को भी द्रोणाचार्य ने मना किया, अर्जुन को भी शिक्षा देने से मना किया। जो मैंने आपको बोला, उसको भी अंधेरे में खाना खाने नहीं दे रहे थे कि उसको यह समझ में आ जाए कि अंधेरे में तीर भी चलाया जा सकता है। अर्जुन को भी छोटा घड़ा दे रहे थे कि वो थोड़ा देर से आए, लेकिन अर्जुन ने शॉर्टकट नहीं लिया, उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एफर्ट लिया। एकलव्य भी हो सकता है, जैसा मैं सोच रहा हूं, कि वो रीअप्लाई कर सकता था कुछ समय के बाद, शायद उसमें कुछ सुधार देखकर शायद वो अपनी कुछ सीख सकता था, ये सोच सकता था कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, और शायद दोबारा आता तो शायद आपको ले भी लिया जाता। कर्ण ने भी वही किया, झूठ बोलकर परशुराम के पास पहुंच गया। एक दिन झूठ बोला, तो देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट हियर। तो सर बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि कोई कास्ट एंगल इसमें इन्वॉल्व नहीं था, और आपने बहुत अच्छी तरह से समझा भी दिया हमको कि भाई महाभारत के समय में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि कोई अगर अपना कैलिबर प्रूफ कर सकता है, मेहनत कर सकता है, तो हर पोजीशन पे जा सकता है, कर सकता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, डेफिनेटली बहुत सारे एग्जाम्पल। और दूसरी चीज जो सर आपने बताई कि जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आपको और दे देता हूं इंटरप्ट करते हुए। जैसा मैंने बोला कि युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में एकलव्य भी एज ए किंग शामिल हुआ था, यानी ही वॉज ए गेस्ट। आप उसको निकाल नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जो हैं लोअर कास्ट के, तो मैंने निकाला नहीं आपको। राइट। और वो भी किंग की तरह ही आया है। हाँ, तो वही कि उस समय कोई जाति नहीं थी, गुरु के पास, राजा के पास कोई बहुत रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो और साइकोलॉजी का ऐसे भी कुछ रिटन फार्मूला नहीं होता। तो द्रोणाचार्य को लगा कि इसको शिक्षा नहीं देना चाहिए। द्रोणाचार्य
अर्जुन को श्रेष्ठ नहीं बनाना चाह रहे थे। अर्जुन ने अपने आप को प्रूफ किया उनको कि आई डिजर्व टू बी द बेस्ट। राइट, उन्होंने प्रूफ किया। राइट, जबकि एकलव्य ने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, गुरु की अवहेलना की, गुरु के बात को इग्नोर करके अपने हिसाब से उसने एक अनसिस्टमैटिक नॉलेज को हासिल किया और खुद को द्रोणाचार्य का शिष्य बतलाया। द्रोणाचार्य को शायद लगा हो कि अगर ये ऐसा ही करता रहा तो खुद भी मुसीबत में फंसेगा और मेरा भी नाम खराब होगा। और द्रोणाचार्य को बहुत गलत नहीं लगा, जिसका सबसे बड़ा साक्ष्य है कृष्ण के द्वारा उनका वध, एकलव्य का वध। तो कृष्ण कहानी की शुरुआत भी अगर यहां से होती तो फिर आगे चर्चा कभी बढ़ती ही नहीं कि एक खतरनाक योद्धा था जो बार बार द्वारका पर हमला कर रहा था और कृष्ण उसको मार दिया, और बहुत साल पहले द्रोणाचार्य ने भी उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था। अगर इस एंगल से स्टोरी को देखेंगे तो शायद डिस्कशन कभी होगा ही नहीं इसके ऊपर। हाँ, लेकिन इसलिए वो पूरी घटना को छुपा दी गई। और मुझे लगता है कि मेजरली ये जो नैरेटिव क्रिएट किया गया, इसमें जो महाभारत हम टीवी पे देखते हैं, क्योंकि इसमें उनको विक्टिम दिखाया जाता है। हमको ये दिखाया जाता है कि भाई बेचारे का कितना नुकसान हो गया, बेचारे का अंगूठा काट दिया। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि भाई द्रोणाचार्य को भी राइट है कि अपना ब्रांड वो किसको देना चाहे वहां देना चाहे, और अगर कोई तब जब सेल्फिश बात करें, जब मैं द्रोणाचार्य को सेल्फिश मानूं तो भी उनके पास राइट है। राइट, अगर मैं द्रोणाचार्य को एक साइकोलॉजिस्ट मानूं तो कहानी फेवर में जाती है। लेकिन जो यहां इंपॉर्टेंट है, जिसके इस चर्चा से मैं जो बतलाना चाहता कि ये कंटेक्स्ट पुराना 5000 साल पहले का नहीं है, आज का भी है। आज भी गन के लाइसेंस की जरूरत होती है। आज भी एनडीए कैडेट और एक उग्रवादी जो सड़क पे खुद से गन प्रैक्टिस कर रहा है, उनमें अंतर होता है आज भी। तो ये आज भी पेटेंट राइट्स होते हैं, आज भी साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि इस आदमी को गन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह विक्टिम द्रोणाचार्य है, एकलव्य नहीं। सही बोला आपने, द्रोणाचार्य। और तीसरी चीज मुझे ये भी लगती है, अगर द्रोण के फेवर से हम बात करें थोड़ा सा, तो उन्होंने मजबूर नहीं किया उसको अंगूठा काटने के लिए, उन्होंने उसको गुरु दक्षिणा मांगी। वो चाहता तो नहीं देता, चला जाता, ये भी एक एंगल था। हाँ, अगर वो नहीं देता तो ये द्रोणाचार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बच जाती। हाँ, उन्होंने बोला तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। तो एक तो ये अनऑथराइज तरीके से मान रहा था, तो हो सकता है कि उसके उन्होंने गुरु का भाव उसने दे दिया। या दूसरा चीज हो कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई आज नहीं तो कल शिक्षा इस बात की मिलेगी, अनऑथराइज जो भी क्राइम हुआ या जो भी किस तरह की चीज हुई है, ये फोर्जरी मैंने की है, या तो मुझे आईआईटी खुद आके क्या बोलते हैं जेल कर दे, या तो पुलिस मुझे आके पकड़ के ले जाए, तो कहीं ना कहीं पे उसका न्याय होगा ही। तो यही पे भाई सस्ते में अगर निपट रहा है, सस्ते में निपट लिया जाए। क्योंकि उस समय वो पेनल कोड नहीं था, पेनल कोड नहीं था। गुरु वाज द यूनिवर्सिटी, राइट, एंड दे हैड द पावर। राइट। तो सर, ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने हमको दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो ऑडियंस है वो इस एंगल से भी शायद महाभारत को देख पाएंगे कि जो भी चीज हमको टीवी में दिखाई जा रही है, उसके आगे भी एक स्टोरी है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, और उस स्टोरी को जब आप होल करके देंगे तो शायद आपका नैरेटिव कंप्लीटली डिफरेंट हो जाए। और जिनको शायद हम विक्टिम समझते हैं, शायद वो विक्टिम ना होते हुए वो शायद मेन विलन हो सकते हैं स्टोरी के, और जो शायद जिनको विलन समझते हैं वो शायद विक्टिम हो सकते हैं। और अल्टीमेटली हमारे जो धर्म है, धर्म ग्रंथ है या एपिक्स है, वो हमको यही सब चीजें सिखाने की कोशिश करती कि भाई एक कथा है आपके सामने, इसमें से आप क्या लॉजिकली डिराइव कर सकते हो कीजिए। बस गलती यहां हो जाती है कि हम सिलेक्टिवली ले लेते हैं, तो एक तरह का बायस बन जाता है। स्टोरी को टोटली समझने में शायद और मदद हो सकती है। हम लोग जो एक बायस नैरेटिव क्रिएट कर देता है, उस लाइन पर पीछे पीछे चले जाते हैं बिना उस पर वो क्वेश्चन किए हुए जो कि सामने से दिखना चाहिए। जैसे कि जातिवाद पर जब प्रश्न आता है तो जो आपको दिखलाया गया आप उसमें भी नहीं देखना चाहते हैं कि कर्ण को राजा बनने से किसी जाति ने नहीं रोका, विदुर को महामंत्री बनने से किसी जाति ने नहीं रोका, वेद व्यास को किसी जाति ने महर्षि बनने से नहीं रोका, परशुराम को किसी ने ब्राह्मण से क्षत्रिय बनने से नहीं रोका, विश्वनाथ को क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने से रोका। ये सारी चीज आपको टीवी सीरियल से भी दिखती है। बस आपको अपना दिमाग लगा के एनालाइज करने की जरूरत है। मतलब क्या होता है, एक सही प्रश्न करने की जरूरत है।
आपको द्रोण को भी वो राइट देने की जरूरत है जो कि आप एक पेटेंट, एक आईआईटी, एक एनडीए को देते हैं। आपको गन एक्ट्स को भी समझने की जरूरत है। और अगर आप देखेंगे तो उस समय के चीज का रेलेवेंस आज के डेट में भी हम लोगों को मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली। और अल्टीमेटली सर, जो महान ज्ञान होता है वो अगर गलत हाथ में लगे तो उसका महान तरीके से गलत इस्तेमाल होने की संभावना और बढ़ जाती है, जो कि इतिहास में बार बार दिखाया गया है, बार बार दर्ज है इतिहास में कि गलत के हाथ में शिक्षा बहुत खतरनाक हो जाएगी। राइट। और सर, यही शायद हमको आज के इस एपिसोड से सीखने की जरूरत है कि देयर कैन बी मेनी साइड्स ऑफ अ कॉइन, नॉट जस्ट टू, देयर कैन बी मेनी साइड्स ऑफ अ कॉइन। आप अलग अलग तरह से उछालिए, आपको अलग अलग साइड्स आपके सामने आएंगी और देखिए आप उससे क्या सीख सकते हैं और उससे कैसे हमारी जिंदगी बेहतर बन सकता है। तो सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए, इससे हमारे व्यूअर्स के जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जरूर वैल्यूएशन हुआ है सर। और अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। ओके, हम कोशिश करेंगे कि सर से डिस्कस करके आपको उसका सवाल दें, या अगर बंडल ऑफ क्वेश्चंस बन जाता है तो वी विल मेक अ न्यू एपिसोड ऑन दिस। सर, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटिंग अस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर आज हमने डिस्कस किया एक एकलव्य का, और इसी तरह सर हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आपको समय मिले या जब भी हमारी संभावना बने तो कुछ ऐसे रोचक रोचक तथ्यों पर हम बात करें सर, जिससे सबकी जिंदगी में एक नया पर्सपेक्टिव ऐड हो सके, एक वैल्यूएशन हो सके। थैंक यू सो मच सर फॉर, थैंक यू हर्षवर्धन। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने विवेक दत्त मिश्रा सर के साथ में एक ऐसे कैरेक्टर का डिस्कशन किया जिसको हम एकलव्य के नाम से जानते हैं। और जनरली हम टीवी सीरियल्स को देख के या जो भी कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हैं उसके थ्रू हमको ऐसा लगता है कि एकलव्य का जो कैरेक्टर है वो विक्टिम साइड में आता है। बट अगर आप स्टोरी को फुल्ली समझे तो आपको समझ में आएगा कि देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव। कुछ नुकसान एकलव्य का हुआ तो शायद कुछ डिसीजन द्रोणाचार्य जी ने भी ऐसे लिए होंगे कि उनको लग रहा होगा कि भाई अगर मैं यहां पर इसको ना रोकूं तो आगे जाके इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या समाज का इसके वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव को भी हमको समझने की जरूरत है। जो राइट्स आज के हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मिलते हैं उस तरह के राइट उस जमाने के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, जो गुरुकुल्स थे या जो गुरु थे, उनको होते होंगे उनके पास में। इस बात को समझने की जरूरत है। और अगर हम विक्टिम एकलव्य को मानते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों हमको दूसरे पक्ष का भी मत जानने की जरूरत है। और उसी के बाद दोस्तों हम एक बैलेंस व्यू ले सकते हैं। तो वैल्यूएशन में हमारी यही कोशिश चलती है कि आपके सामने हर तरह का मत रखा जाए, आपके सामने हर तरह का व्यू रखा जाए, ताकि आप अपने समझदारी से बेहतर डिसीजन ले सकें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहे हमारा चैनल वैल्यूएशन। धन्यवाद।